अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कहना है कि अगर सेनेट के इंतखाबात में शफाफियत लाएंगे तो ओपन बैलेट इस्लाहात के ज़रिए लाएंगे। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि PTI सिर्फ और सिर्फ इन इंतखाबात को देख रही है और एक्सपेडिशस मकासद की बुनियाद पर इस तरह का रिफॉर्म कर रही है। अदालत उज़्मा में सदारती रेफरेंस जा चुका है कि आइन के ज़रिए बताया जाए कि क्या इस तरह का रिफॉर्म किया जा सकता है कि नहीं। अब इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब। बहुत शुक्रिया मांडवीवाला साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब, अगर इससे ही आगाज़ करें, जो सादिक संजरानी साहब की स्टेटमेंट अब रिकॉर्ड पे आ गई है कि ओपन बैलेट ही होना चाहिए ताकि शफाफियत हो, और साथ में जो हिज़्ब इख्तिलाफ का बयानिया है कि इन इंतखाबात को मुदाखलत से पाक किया जाए, दिस रिफॉर्म इज एक्चुअली अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। किस तरह देखते हैं सर? देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सिस्टम लाया गया है तो वो बड़ा सोच समझ के लाया गया है। और अगर आप सडनली 2 महीने पहले इलेक्शन के ये डिसाइड करते हैं कि सिस्टम को चेंज किया जाए विदाउट एनी डिबेट, विदाउट एनी डिस्कशन, और मैं समझता हूँ कि सादिक संजरानी साहब को भी ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, बिकॉज ही हैज टू बी ए पॉलिटिकल and he is the custodian of the house. Whatever the house decides and whatever the house says that the system should be followed, that should be followed, not my opinion or chairman senate's opinion on which the house should decide. तो मैं समझता हूँ कि ये देखें, ये चीजें बड़ी डेलिब्रेशंस मांगती हैं, ये चीजें बड़ी डिस्कशंस मांगती हैं। एट रैंडम प्राइम मिनिस्टर या एनीबडी गेट्स अप एंड सेज कि जी ऐसे होने चाहिए इंतखाबात। आपको याद होगा पहले उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दिया था, उनको किसी ने कह दिया कि जी जब मर्जी करा लें सेनेट के इंतखाबात। तो मैं समझता हूँ ही इज एट टाइम्स मिसगाइडेड, मिसइंफॉर्म्ड, एंड ही शुड गो इनटू डिटेल बिफोर इशूइंग अ स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक। लेकिन माधवी साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंगली खुद वो माजी करीब में जो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी इसी खुफिया बैलेटिंग के वो बेनिफिशरी रहे हैं। लेकिन आज के दिन उन्होंने जो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में जवाब अपना जमा कराया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे पार्टी क़यादत के फैसले के अगेंस्ट किसी को वोट कास्ट नहीं करना चाहिए, और अगर कोई करे तो फिर उसको उसके नतायज भी भुगतने चाहिए। तो सर, ऑन हाई मॉरल ग्राउंड्स उनको ये बात करनी चाहिए, क्योंकि देखा तो ये गया है कि ऐवान के अंदर अपोजिशन की मेजॉरिटी होने के बावजूद चेयरमैन के खिलाफ एक तहरीक नाकाम होती है और लोग पार्टी विश और विल के अगेंस्ट उनको वोट कास्ट करते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट में वो अपना जवाब लेके चलते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं। तो ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, ये क्या है सर? कुछ समझ नहीं आ रही कि चेयरमैन साहब जिस सिस्टम के बेनिफिशरी उसके अगेंस्ट जाके वो सुप्रीम कोर्ट में अपने आर्गूमेंट दे रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि उनको ये बिल्कुल कहना नहीं चाहिए, बनता नहीं है उनका कहना। अगर मुझे कहा जाता तो मैं आई वुड हैव रिस्ट्रेन्ड माई सेल्फ फ्रॉम गिविंग एन ओपिनियन, बिकॉज इफ आई गिव एन ओपिनियन, द बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस, यू बिकम बायस्ड, यू हैव ऑलरेडी वॉइस्ड योर ओपिनियन। तो व्हाट ओपिनियन विल यू टेक, या क्या ओपिनियन लेंगे हाउस से, जब हाउस को ये पता है कि आप खुद बायस्ड हैं ऑन एन इशू, और वो इशू जो गवर्नमेंट कह रही है कि आपने करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे वी शुड नॉट इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन दीज थिंग्स। अच्छा मांडवीवाला साहब, आप डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हैं सर, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी है, आर्टिकल 60 के तहत सारा दिया हुआ भी है। इसके साथ जो जुड़े हुए कुछ रिफॉर्म्स हैं सर, जो तजवीज़ की जाती है कि ऐवान बाला के इंतखाबात को भी बराह रास्त किए जाएँ, डायरेक्ट इलेक्शंस किए जाएँ, ताकि जो सेनेटर है उसका भी उतना ही मैंडेट हो जो कौमी असम्बली के अराकीन का है। तो इससे आगे बढ़कर सर कोई रिफॉर्म्स हो सकते हैं आपके मुताबिक? देखिए, रिफॉर्म्स बिल्कुल हो सकते हैं और अगर जरूरत है तो होने चाहिए, बट दे शुड बी डन सर थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशन, ना थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जी, ये नहीं कि आप उठ के मैं क्या देता हूँ कि जी ये हो जाना चाहिए तो कल हो जाए।
डजंट वर्क लाइक दैट। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, एक थॉट प्रोसेस के थ्रू बनाया है, उसी थॉट प्रोसेस के थ्रू 18th अमेंडमेंट आई, 19th अमेंडमेंट आई, 20th अमेंडमेंट आई, 21st अमेंडमेंट आई। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें भी एक थॉट प्रोसेस के थ्रू होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑन द विम्स ऑफ एनी गवर्नमेंट और एनी पर्सन। नोटेड जी ठीक, जी शराय साहब। मानवी वाला साहब, इनफैक्ट मैं ये जानना चाहूँगा आपको कि जो बुनियादी तौर पे पीटीआई ने ये इनिशिएटिव लिया है, इसके पीछे कोई कुछ चीज़ों को दुरुस्त करने की सोच है या कोई खौफ है, कोई डर है, और उनको लगता है कि कहीं वो उतनी नशिस्तें हासिल ना कर पाए और उनके अपने लोग कहीं किसी और कैंडिडेट को वोट कास्ट करें। और साथ में सर ये तो बहरहाल एक तल्ख हकीकत है कि लोग पार्टियों से टिकट खरीदते भी हैं और उसके बाद अरकान पार्लिमान को ख़रीद के इस ऐवान का हिस्सा बन जाते हैं। तो सर इसको अब नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, ये आप कह नहीं सकते कि ऐसा नहीं होता, होता है। तो सर इन चीज़ों का रास्ता रोकने के लिए बिलाखिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा, मगर मैं कहता हूं कि ये विम्स पे नहीं होना चाहिए, बीएस पे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए थ्रू अ प्रोसेस। आप इस पे डिबेट करें और अगर वोट्स आर इन फेवर कि जी आप शो ऑफ हैंड से करें, आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं और शो ऑफ हैंड से करें। मतलब सुप्रीम कोर्ट, देखें मुझे यही समझ नहीं आता, व्हाई गवर्नमेंट नीड्स टू गो टू सुप्रीम कोर्ट? यू हैव द पार्लियामेंट अवेलेबल, यू कम टू द पार्लियामेंट एंड यू से कि जी हम ये करना चाहते हैं। एक डिबेट हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, और अगर एवरीबडी फील्स कि हाँ शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, लेट इट बी चेंज, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नहीं तो मानवी वाला साहब, जो हुकूमत वक्त कहती है सर कि हमें आइन में तरमीम नहीं लाना होगा, हम इलेक्शन एक्ट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ लेके चलने के लिए और ताकि इस पर कोई शक ना हो, तो तब हम अदालत उज़्मा के पास जा रहे हैं और सदारती रेफरेंस दायर कर रहे हैं। उस रीजनिंग पर सर क्या राय रखते हैं? देखें, ये बिल्कुल गलत बात है। यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन एक्ट कैसे बना है? इलेक्शन एक्ट बना है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन एक्ट कैन नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कैसे इलेक्शन एक्ट चेंज कर देंगे विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग चेंज? ये तो अजीब सी बात कर रहा है जो भी कर रहा है, चाहे वो कानूनदान है, चाहे वो कोई और आदमी है। तो ये तो इज जस्ट ट्राइंग टू से कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन किसी वाया मीडिया के थ्रू चेंज कर देंगे। ये नहीं हो सकता, और ये होगा तो मैं आपको बताऊं ये भी कल चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें लेड डाउन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इन दी आर्टिकल्स लेड डाउन है। तो आप इनको डिस्टॉर्ट ना करें, बिकॉज होगा ये कि ये चैलेंज होगा, कोई चैलेंज करेगा इसको, और जो भी चीज आप करने जा रहे हैं वो टोटली खत्म हो जाएगी। माजी वाला साहब, माजी में इसी पार्लिमान ने सुप्रीम कोर्ट को स्पेस दिया है कि आइन की जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट ने गोया कि आला अदलिया ने करनी है, और अब चेयरमैन सेनेट साहब ने भी अपने जवाब में यही कहा है कि ये गोया के इख्तियार इस्तेकाब आपका है कि आपने आइन की तशरीह करनी है। तो अगर अदालत फैसला करती है सर तो क्या होगा सर? मुझे अभी नहीं पता कि चेयरमैन सेनेट ने ये जवाब दिया है, क्योंकि मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आई विल राइट टू द सुप्रीम कोर्ट टुमारो that we don't agree to this, and this is not the voice of the senators. This is the voice of only the chairman senate, and this is his opinion. I disagree with this. He has to take the opinion of the house in writing before writing to the supreme court. और मैं इस पे बड़ा I will give my opinion to the supreme court on Monday. मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ये लेटर लिख दिया है, but this is wrong. He should not be giving his opinion without taking the opinion of the senators. अच्छा मानवी वाला साहब, सिंस वी हैव यू सर, आपकी इजाज़त के साथ अगर इससे हट के बात कर लें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मुतालिक, और उस पर आपकी जो तनकीद है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हुई है, मीडिया में भी ज़ेर बहस रही है। सर क्या इसका तामीरी हल ये नहीं होगा कि आप सेनेट के ज़रिए और कौमी असम्बली के ज़रिए नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम ले आएँ, जिससे तमाम कोताहियाँ या जो खला है वो पुर हो सके, और जो आपने बात की अब्यूसिव प्रोसेस की कि आप उसको हाईलाइट करेंगे, क्या ये कानून साजी के ज़रिए तब्दील नहीं हो सकता अदारा? बिल्कुल हो सकता है जी, और इवेंचुअली यही होना है, मैं आपको बता दूं। और मेरी जो मूवमेंट है वो यही है कि इवेंचुअली देखें, गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाई थी, आपको पता होगा, अगर आप, आई डोंट नो इफ यू सीन दैट ऑर्डिनेंस और नॉट, जी अमेंडमेंट जो किया था नैब के ऑर्डिनेंस, जी जी, तो वो ऑर्डिनेंस पे हर दफा ये ओपिनियन आती है कि जी
इतनी कंडीशंस दे दी ऑपोजिशन ने, इसलिए वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया। दिस इज नो एक्सक्यूज। देखें, लेजिस्लेशन जब गवर्नमेंट लाती है या प्राइवेट मेंबर लाता है तो उस पर दोनों तरफ से डिबेट होती है। आपके पास 34 क्या 50 टिकें आई हो, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग। यू हैव टू सिट डाउन एंड टॉक टू द ऑपोजिशन एंड कम टू अ कंक्लूजन ऑफ डूइंग द लेजिस्लेशन। अगर आप ये सिर्फ कह दें कि जी जो हमने लिखा है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो कहीं दुनिया में नहीं होता भाई। हाउ कैन यू फोर्स लेजिस्लेशन ऑन द पार्लियामेंट? यू कैन नॉट। और इसीलिए वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट भी चाहती है, बट गवर्नमेंट चाहती है जो हम कह रहे हैं वो हो। पर ऐसे लेजिस्लेशन नहीं होती, आपको ऑपोजिशन की भी सुननी पड़ती है और उसके बाद मिल बैठ के आपको एक कंसेंसस क्रिएट करना पड़ता है और तब लेजिस्लेशन होती है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि खुद आपके जो ऐवान के कायद हैं, चेयरमैन सेनेट, वो भी शायद नहीं चाहते कि इस पे खुल के डिबेट हो और इस मामले को कैंडिडेट वे में डिस्कस डिबेट किया जाए? आपको लगता है ऐसा सर कि वहाँ पे भी स्पेस इतनी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, वो तो मैंने हाउस में खड़े होकर कहा है कि वो भी नहीं चाहते कुछ तुम्हारे मतलब देयर इज अ फियर। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर पार्लियामेंट जिस मुल्क की फियर में आ जाए तो वो क्या करेगी। पार्लियामेंट कैनॉट वर्क अंडर फियर। पार्लियामेंटेरियंस कैनॉट बी स्केयर्ड टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। दे मस्ट राइज टू द ओकेजन और उनको ये लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी एट एनी गिवन स्टेज। और आई सी दैट हैपनिंग वेरी सून। अच्छा मांडवी वाला साहब, बगैर किसी शक के एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए पार्लिमानी अगर आप इस कानून में तरमीम लाना चाहें, लेकिन आपके करीब से वो इस्लाह किस तरह की होगी, वो तब्दीली किस तरह की होगी? वॉलंटरी रिटर्न के मुतालिक होगी, प्ली बार्गन के, चेयरमैन नैब के, अरेस्ट पावर्स के, किस तरह होगी? वॉलंटियर रिटर्न तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। वॉलंटियर रिटर्न तो है ही, अब सिर्फ प्ली बार्गेन रह गई। ठीक है ना। अब सिर्फ उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वॉलंटियर रिटर्न को किसी तरह हम प्ली बार्गेन में कन्वर्ट कर दें। काफी हद तक वो कामयाब भी हुए। बाय फोर्स जितनी प्ली बार्गेन्स, अगर आप कभी थोड़ी रिसर्च करवाएं अपने चैनल से कि अभी तक पिछले 2.5 साल में जितनी प्ली बार्गेन्स हुई हैं, कितनी फोर्स प्ली बार्गेन्स हैं और कितनी रियल प्ली बार्गेन्स हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एक्सरसाइज होगी आपके लिए और आपके चैनल के लिए। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेजर चेंज, देखें, मेरी जंग अपने लिए नहीं है। मेरी जंग जो है कि प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेसमैन शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू नैब। उसके लिए ऑलरेडी FIA मौजूद है, उसके लिए एंटी करप्शन मौजूद है, उसके लिए FPR मौजूद है, SECP मौजूद है, उसके लिए हर इदारा मौजूद है। उसके ऊपर अब आपने उसको नैब के ऊपर भी उसको लगा दिया है, प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर। तो ये चीज हमें हर हालत में लेजिस्लेशन से निकालनी पड़ेगी कि जब तक पब्लिक ऑफिस होल्डर कन्विक्ट या कंफर्म ना हो जाए कि उसकी करप्शन में कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इंवॉल्व है, तो तब वो प्राइवेट इंडिविजुअल को आप से पूछे। अब प्राइवेट इंडिविजुअल को पहले पकड़ते और फिर जाते हैं पब्लिक ऑफिशियल के पीछे। तो ये काम जो है हमें रोकना पड़ेगा। प्राइवेट सिटीजन को, बिजनेस को हमें हर हालत में नैब के एम्बिट से निकालना पड़ेगा। और माधवी वाला साहब, इनफैक्ट पिछले दिनों जो आपने ऐवान में तकरीर की है जिसमें आपने ये भी एक दावा किया है कि चेयरमैन नैब भी कोई दबाव के नीचे हैं और आपने कुछ ऐसे कुछ सबूत भी देखे हैं कि जिनकी बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं, तो सर वो कोई जज्बाती बयान था आपका कि अभी भी आप स्टैंड करते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी एविडेंस है? बिल्कुल सही बयान है। मैंने सिर्फ देखे नहीं है, मेरे पास है भी। अच्छा। अगर मैं ये चाहता हूं कि अगर वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो अगर उनको ब्लैकमेल करके लोगों को विक्टिमाइज करा जा रहा है, तो ये तो बड़ा एक सीरियस सिचुएशन है ना। देखिए, एक आदमी जो एक सरबराह है, उसको ब्लैकमेल करके लोगों के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, वो किस प्रेशर में है, उसके साथ ये कैसे क्या चीज की जा रही है, हमें तो नॉलेज नहीं है। मैंने तो इसीलिए उनको ऑफर दी कि आप हमें बताएं कि वी विल हेल्प यू। बिल्कुल ठीक। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में शामिल का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। फैक्ट दोहराए, अभी आप सुन रहे थे डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला साहब को, जिनका कहना था कि अगर सेनेट के प्रोसेस में कोई तब्दीली आएगी
तो वो मुबाहिसे के नतीजे में आनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। शराजी साहब, वो बात तो बिल्कुल उनकी दुरुस्त है, बजा है, और जो उन्होंने ऑर्डिनेंसेस की भी तनकीद की थी वो भी दुरुस्त है। ऑर्डिनेंसेस आपको पता है सर, सबसे अच्छा आपको ही पता है कि ये जमहूरी प्रोसेस को एक सबवर्ट करने का एक तरीका होता है। कानून साजी से आप निकल जाते हैं, डिबेट से आप निकल जाते हैं। लेकिन सर, जो आपने बात की शराजी साहब कि आखिरकार नशस्तों को किस तरह ख़रीदा जाता है, किस तरह के बिल्कुल ही नॉन ट्रांसपेरेंट तरीक़ों के ज़रिए लोग मुंतखब होते हैं, डिबेट के नतीजे में भी उसको क्या हल नहीं करना चाहिए? यकीनन मेरा ख़्याल में ये बहुत बड़ा एक इशू है, और ऐसे में कि जब ऐवान बाला के लिए, कि जिसको कहा जाता है कि वो बड़ा ऐवान है, और वहाँ पे यकीनी तौर पे आप समझते हैं कि ऐसे लोग होने चाहिए कि जो बुनियादी तौर पे हर हवाले से मुनासिब लोग हों, तो मेरा ख़्याल है फिर वहाँ पे ये ख़रीदो फ़रोख्त वाला मामला नहीं होना चाहिए। और हमने माजी में देखा है असद के ऐसे लोग आए हैं कि जिनका ना तो कोई सियासी बैकग्राउंड था और ना ही वो कोई इतने तालीम याफ्ता थे और ना ही उनकी कोई जमहूरी सोच थी, बल्कि इस ऐवान को अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने ज़ाती कारोबार के लिए इस्तेमाल करने के लिए आए थे। और ऐसी मिसालें आपको दर्जनों मिलेंगी जिनमें लोगों ने इस ऐवान को अपने लिए इस्तेमाल किया। तो अगर ऐसे लोग पैसे के बलबूते पे वो पार्टियों से भी टिकट ख़रीद लेते हैं और उसके बाद वो अरकान को भी ख़रीद के इस ऐवान का हिस्सा बने, तो मेरा ख़्याल में ख़ुद इस ऐवान की बेतौकीरी करते हैं, आप इसकी इंसल्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब सारी जमातें इस बात पे कन्विंस्ड हैं, इस बात पे उनको इस बात का इसको उनको एक है एहसास कि हाँ ऐसा होता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर इस मसले को हल तो होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका तरीक़ाकार जो अपनाया गया है, बेहतर यह है कि पार्लिमान अपने फ़ैसले खुद करे, वो किसी और फोरम पे नहीं जाना चाहिए। गोया कि पार्लिमान हर मामले पे अदालतों को अगर इस सारे प्रोसेस में लेके आएगी, तो मैं समझता हूँ कि कल को ये ऐवान मुअत्तल होकर रह जाएगा और फिर यकीनी तौर पे आप हर छोटे बड़े मामले पे अदालतों की तरफ देखेंगे, खुद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मांदीवाला साहब भी जो कह रहे थे कि अगर आपने कुछ करना भी इन गुड फेथ, तो बेहतर यह है कि इस ऐवान के अंदर डिस्कस डिबेट होना चाहिए। माजी की बहुत सारी मिसालें लेके आए, बिल्कुल ऐसा है कि बाज़ असम्बलियों के अंदर अरकान की तादाद भले सिर्फ 2 थी उस पार्टी की, बट वहाँ से अपने सेनेटर्स को मुंतखब कराने में कामयाब हुए, कि जो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। और खान साहब ने तो पिछले KPK से आपको याद होगा कि 26 MPAs को बाद में पार्टी से निकाल दिया था। उनको जाहिर सी बात इल्म था कि इन्होंने अपने वोट फरोख्त किए हैं। तो ये मसला अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। हाँ, इसको हल करने के लिए क्या वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, मेरा ख्याल में पार्लिमान और सब जो सर जोड़ के बैठे, उसके लिए ओपन बैलेट है, या फिर बैलेट पे वोट कास्ट करने वाले का नाम का इंदराज हो सकता है कि कल को अगर आप समझते हैं कि किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहें, तो आप उस बैलेट को देख सकें कि किस शख्स ने किसको वोट किया, और उस शख्स को भी मालूम होगा कि कल को जब उसका बैलेट किसी कमेटी के अंदर या ऐवान के अंदर ओपन होगा, तो पता चल जाएगा कि उसने वोट किसको कास्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। उसको लेकर अगर आप इस मसले को एड्रेस करना चाहते हैं तो बेहतर है। और इस मामले पे PTI मुझे लगता है कि उजरत का शिकार हुई है, और उन्होंने इस मामले को बग़ैर किसी कंसल्टेशन के, बग़ैर अपोजिशन को राब्ता किए अदालत में चले जाना, यकीनी तौर पे फिर ये इंप्रेशन जाता है उसमें कि ये भी है ना पे आपको एक प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ चल रहे हैं और मामला को कहीं और डिसाइड करना चाहते हैं। जो चीज़ वाज़े होती है सर, वो तो यही है कि PTI ये बात जानती थी कि अगर हम शायद हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बैठें तो वो उस तरह राज़ी नहीं होंगे, और उनको ये बात भी पता थी कि अगर अदालत उज़्मा में हम इस तरह सदारती रेफरेंस भेजेंगे, तो आपने ख़ुद देखा सर, जब मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने भी हस्बा बिल पे जो एक तरह से काफ़ी मुतनाज़ा कानून साजी थी, तब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे अदालत उज़्मा में, और उन्होंने फिर अपने एडवाइज़री दायरे इख्तियार में फिर राय दी थी। वो राय भी शराजी साहब आप सबसे बेहतर जानते हैं, हुकूमत पर लाजम हो जाती है उसकी अमल दरामद करने की। तो ये स्ट्रिक्टली लफ्ज़ ठीक है, आप कहते हैं कि ये एडवाइज़री दायरा इख्तियार है, लेकिन जो कानून जो वो रेकमेंड करती है अदालत उज़्मा, वो फिर बाइंडिंग हो जाता है आप पे। तो वो भी ये जानते थे कि अगर हम ये सवाल करें उनसे और हमें जवाब मिल जाए, तो शायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी कम गुंजाइश बचेगी आर्ग्यू करने के लिए। क्यों शराजी साहब?
दुरुस्त दुरुस्त कह रहे हैं, मेरे ख्याल में यही है। बिल्कुल उन्होंने जो माइंड रीडिंग की है अपोजिशन की, बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं इसी तरह की उन्होंने, और उनको ख्याल था यही है आया मेरे ख्याल में कि ये सारी की सारी एंगेजमेंट बेकार जाएगी। बेहतर यह है कि आला अदलिया से एक फ़ैसला लाया जाए जिसको तस्लीम करना सबके लिए लाजिम हो, और बिल्कुल इसी सोच के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। लेकिन बात फिर वही है कि सदर के ज़रिए आप ऑर्डिनेंस पास करते हैं, अदालत उज़्मा के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब हासिल करते हैं। इस सब में पार्लियामान को उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जो कि उसका एक तरह से बुनियादी मकसद है जो कि आइन दिया हुआ है। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहराए। बात करेंगे बिजली की कीमत में इजाफा और हुकूमत वक्त का बयानिया। घूम फिर के फिर कहा कि ये सब का सब माजी की हुकूमतों की जिम्मेदारी थी और उसी वजह से हम इस तरह का बहरान का सामना कर रहे हैं। हुकूमत वक्त का कहना था कि क्योंकि माजी में इस तरह के नुकसानदेह मुआहदे किए गए, बेशक IPPs के साथ, बेशक एनर्जी के मुतालिक, और क्योंकि पॉलिसी प्लानिंग इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी, तो आज हुकूमत को भी और आम सार्फिन को सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर इकोनॉमिस्ट फ़ारूक सलीम साहब। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा जनाब कि अब किस हद तक माजी की हुकूमतें या जो बड़ी पावर पॉलिसीज़ थीं 1994 की और 2002 की, और इसमें कोई शक नहीं कि उससे मजमूई कर्ज़े में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है और एनर्जी सेक्टर भी उसको मज़ीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब फ़ारूक साहब क्या इसमें कोई इस्लाह लाया जा सकता है या अभी भी प्रीवियस हुकूमत को ही कसूरवार ठहराया जा सकता है? देखिए, दो हकायक आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद उन हकायक की रोशनी में तज्जिया कर लेते हैं कि क्या पुरानी हुकूमतों को उसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं जी। अगस्त 2018 में जब PDI की हुकूमत आई थी तो उस वक्त हमें पावर डिवीजन वालों ने ब्रीफिंग दी थी और बताया था कि 1100 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जा PMLN की हुकूमत छोड़ के जा रही है। अब जब हमें बताया जा रहा है कि वही गर्दिशी कर्जा पिछले कोई 28 महीनों में 1100 से बढ़ के तकरीबन 2300 अरब रुपए के पहुंच चुके हैं, ये पहली हकीकत है। दूसरी हकीकत है कि आप अपने घर का बिल खोल के देख लीजिए, आज से कोई 2.5 साल पहले, 3 साल पहले सब टैक्सेस शामिल करने के बाद आपको तकरीबन 11 रुपए का एक यूनिट आप अदा कर रहे थे। मैंने जो लास्ट वीक अपना बिजली का बिल दिया है इस्लामाबाद के अंदर, वो मुझे 28 रुपए का एक यूनिट पड़ा है। तो दो हकायक हैं, 11 से 28 रुपए का एक यूनिट पड़ गया है। अब वजूहात जान लीजिए कि वजूहात क्या है जी। सबसे बड़ी वजह यह है तकरीबन 20 से 22% बिजली जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर चोरी हो रही है। अगर चोरी हो रही है तो इसका इल्जाम जो है वो पिछली हुकूमतों के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये चोरी जो है ये इस हुकूमत ने रोकना थी। दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि महंगी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट हमने हुकूमत पाकिस्तान ने निजी बिजली घरों से किए, उसकी जिम्मेदारी जो है वो PMLN हुकूमत के ऊपर डाली जा सकती है, क्योंकि बेशतर मुआहदे जो हैं वो उनकी हुकूमत के दौरान किए गए थे। इस हुकूमत ने कोशिश की, अभी तक बिल्कुल सक्सेसफुल कोशिशें नहीं है कि उनको रिवाइज किया जाए, उनसे किसी तरह के मुआहदे किए जाएं और उनके टैरिफ को नीचे लाया जाए। तीसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि 10% ऐसी बिजली है जिसकी हुकूमत जो है वो बिल कर देती है लेकिन बिल कभी वसूल नहीं कर पाती। तो इस वजह के पीछे भी अब पुरानी हुकूमतों को जो है वो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। तो तीन जो बड़ी वजूहात हैं उनमें से दो वजूहात के लिए आप पुरानी किसी हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि चोरी हो रही है तो इस हुकूमत ने रोकना है। अगर आपके पास 90% बिलिंग आ रही है, 10% आपने जो बिल किए हैं और वो वसूल नहीं हो पाते, तो वो भी इसी का हुकूमत ने रोकना है। उसका किसी तरह से जिम्मेदार पहली वाली हुकूमत को नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फ़र्क साहब क्या लगता है आपको, बुनियादी तौर पे जो बड़ा अच्छा खासा एक परसेंटेज है 22% आप कह रहे हैं कि बिजली चोरी हो रही है, तो ये क्या हुकूमत की कैपेसिटी से कहीं बाहर आपको लगता है कि काम कर नहीं सकती हुकूमत इसलिए नहीं हो पा रहा, या कुछ और मसले हैं? और सर फिर जैसे आप फरमा रहे हैं कि अब यूनिट 2800 रुपये का हो गया है, तो इससे तो लगता है कि जब लोगों की कुव्वत ख़रीद से वैसे बाहर चीज़ें चली जाएं तो फिर तरीका यही होता है कि चोरी की तरफ लोग जाते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि फिर ये थेफ्ट वाला एलिमेंट तो कहीं और ज़्यादा हमें विजिबल नज़र आएगा?
और इस हुकूमत में हमने एक और चीज़ भी देखी कि जो रिकवरीज हैं उसके अंदर भी डिक्लाइन आया है। तो इन एरियाज़ को एड्रेस करने के हवाले से या तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की नज़रों से ओझल है या उनको बताया नहीं जा रहा, हो क्या रहा है कि 5वीं बार इजाफा सर किया गया है, 2.5 बरसों में 5वां इजाफा है ये, और उसके बाद लगता है कि आगे भी ये मामला चलता ही रहेगा ऐसे। मैंने जो गिनती की है उसमें मेरे मुताबिक तो 28 महीनों में तकरीबन 20 दफा इजाफा किया गया अच्छा। है। अगर आप सब छोटी छोटी इजाफे जो है उसको भी उसके अंदर शामिल कर लें तो आप समझिए कि माहाना इजाफा होता चला जा रहा है। तभी ये 11 रुपए से कहीं 28 रुपए पे पहुंच गया है। अच्छा, आपके सवाल का जवाब वजीर आजम साहब खुद भी दे चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि हमें पहले 1.5 साल जो है वो तो फिगर्स ही पता नहीं चल रही थी और फिगर्स शायद हमें गलत दी जा रही थी। उसमें एक बड़ी हकीकत ये भी है कि 2020 का साल अगर आप देखिए तो हमें मुसलसल बताया जा रहा था, जो वजीर हैं पावर डिवीजन के उमर अयूब साहब हमें मुसलसल बता रहे थे कि बहुत सारी इस्लाहात जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो चुका है। जो 40 से 42 अरब रुपए महीने का गर्दिशी कर्जा था, उमर अयूब साहब ने हमें बताया कि वो 10 अरब पे आ गया है। फिर नवंबर और दिसंबर के महीने में 2020 के सन हमें ये पता चला कि वो फिगर जो हमें बताई जा रही थी वो दुरुस्त नहीं थी। जब एक मीटिंग वर्ल्ड बैंक के साथ पावर डिवीजन वालों की हुई तो वहां पे जो नेप्रा के चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इस्लाहात जो हैं वो जमीनी हकीकत के हवाले से नहीं आई हैं और अभी तक 40 से 42 अरब रुपया माहाना की बुनियाद के ऊपर हमारा गर्दिशी कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि 2 चीजें चाहिए हमें अपने गोल अचीव करने के लिए। एक तो सियासी नीयत चाहिए और दूसरी काबिलियत चाहिए। तो नीयत तो शायद यहाँ नजर आ रही है, एटलीस्ट वजारत उज़्मा के दफ्तर के हवाले तक वो ये चाहते हैं कि किसी तरह बिजली के रेट कम किए जाएं, किसी तरह चोरी कम की जाए। तो दूसरी चीज जो है जो काबिलियत है, वहां पे काबिलियत का एक बड़ा ही संगीन किस्म का फुकदान नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक। फ़ारूक सलीम साहब, सीनियर इकॉनमिस्ट, सीनियर तजियाकार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा शिराजी साहब, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि मैं चाहता हूँ कि सार्फिन पे सिर्फ इसलिए बर्डन आएगा क्योंकि हम बहुत हद तक सर मकरूज़ हैं, मजमूई कर्जा आपके सामने है और सिर्फ उस वजह से कंज्यूमर पर बर्डन आ रहा है, किस तरह देखते हैं सर? नहीं, मेरा ख्याल में ये तो कोई बेहतर तोजी नहीं है, कोई रीज़न नहीं है कि आप क्योंकि कर्जे बढ़ रहे हैं तो बेहतर है कि फिर पास ऑन करें आम आदमी की तरफ। प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का इल्म है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन तकरीबन फिर दोबारा डबल डिजिट में चली गई है। तो लोग पहले कोविड की वजह से लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनकी आमदनियाँ कम हुई हैं जी। और ये भी इजाफा आप पास ऑन कर रहे हैं। अब जो नए इजाफा हुआ है बिजली की कीमतों में, कोई मेरा ख्याल में 200-250 अरब रुपए और हैं कि जो पास ऑन हो गया आम आदमी की तरफ। मजमूई तौर पे इस हुकूमत में अभी तक कोई 580 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल चुकी है हुकूमत असद। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। जिस तरह फ़ारूक सलीम साहब भी कह रहे थे थेफ्ट को ख़त्म करें, ज़ीरो पे लेके आए, भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी। हुकूमत की इतनी बड़ी ताकत होती है और लोग चोरी आपके सामने कर रहे हैं दिन दहाड़े और आप कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर रिकवरीज को बेहतर करें, अपनी जो अब टीमें उनको कहें कि रिकवरीज को बेहतर करें, रादर उसके अंदर भी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तो ये वो एरियाज़ है जिनको आप एड्रेस करके लोगों को कम अज़ कम इस नए बोझ से बचा सकते हैं। तो मेरा ख्याल में इस एरिया के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को, अपनी टीम को, जिस तरह फ़ारूक साहब ने भी कहा है ना कि जो इनकी नालायकियाँ उनको दूर करवाएं या फिर टीम नहीं लेके आएँ कि जो वाकई रियल इशूज़ हैं उनको एड्रेस करें। रादर ये है कि जो कुर्बानी के बकरे आम आदमी हैं उनके ऊपर आप इजाफी बोझ डालते जाएं, तो ये कोई तरीका दुरुस्त नहीं है। यही प्राइम मिनिस्टर साहब कहा करते थे ना कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं आप तो ये पैसा हुक्मरानों की जेबों में जाता है। और जो हम अक्सर इस प्रोग्राम पे कहते हैं, खैर इस शोबे से तो जुड़े हुए जो तवानाई के माहिरीन हैं जो बार बार कह रहे हैं कोयले के मंसूबों को ख़त्म करें, विंड और सोलर पे फोकस करें, IPPs के साथ जो मुआहदे हैं जिसमें डॉलर पे पैग हुआ है, इम्पोर्टेड वो फर्नेस ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, उनको ख़त्म करें, रीस्ट्रक्चर करें। इस पर इशरत हुसैन साहब भी बात कर चुके हैं। जैसे शराजी साहब ने कहा डिस्ट्रीब्यूशन में इस्लाह करें, रिकवरी में इस्लाह करें। जो आपने अब कंज्यूमर सेंट्रिक की पॉलिसी बना ली है उसको भी फिर से ज़रा उस पर तवज्जो दें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इतने के लिए इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफ़िज़।